बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लतीफ़ रहमानी, लेक्चरर साइकोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो न्यू सेशन है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और ये भी बताया था कि ये क्यों आपको करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी आपके लिए इस कोर्स की। चूँकि हमने इसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस करना है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती क्या है। इट मीन्स कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा, उसको भी हम देखेंगे। उसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक तो ये कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दूसरा आपका नॉलेज इंक्रीज होगा इसमें। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एजुकेशन जब आप क्वालिफिकेशन कोई भी डिग्री हासिल कर रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि अटेंशन ना देने की वजह से या किसी और वजह से कॉन्सेप्ट्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं या उस तरह से आप समझ नहीं पाते, तो उस हवाले से भी आपको बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, आप कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस, कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट या कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन होगा, तो उन तमाम टेस्ट के लिए आपको ये बेनिफिट देगा, उन तमाम टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में हैं या फ्यूचर में प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि नॉर्मल साइकोलॉजी होता क्या है, उसमें कौन कौन सी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको हम एक डिसऑर्डर या एक बीमारी के तौर पर देखते हैं, ना कि कुछ और। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि अगर आवाज़ें सुनाई देती हैं या कोई चीज़ें दिखाई देती हैं या बंदा खुद से बातें करी जा रहा है या सामने कोई नहीं बैठा फिर बोली जा रहा है, हंसी जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट वो ये है कि जी इसको जिन चिमड़ गए हैं, इस पर जिन्नात आ गए हैं या जिन्नात से बातें कर रहा है या कर रही है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आज आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि इस कोर्स के दौरान आपका क्लियर हो जाएगा जब हम स्किज़ोफ्रीनिया को पढ़ेंगे। स्किज़ोफ्रीनिया के बेसिकली ये सिम्टम्स होते हैं जब आपको आवाज़ें सुनाई दें या चीज़ें दिखाई दें या कुछ फील हो, तो वो स्किज़ोफ्रीनिया के सिम्टम होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम शो होते हैं तो हम उसको बाबों के पास, पीरों के पास लेके जाते हैं, जो किसी तरह से भी लॉजिकल नहीं है, यानी कि वो कोई उसमें सेंस नहीं बनती। तो एक्चुअल में वो एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आपके क्लियर हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आप चीज़ों को फिर साइंटिफिकली देखना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से ये बेसिकली इस कोर्स की आपकी इम्पोर्टेंस होगी। और अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके दौरान या इंट्रोडक्शन के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूंगा। तरीकाकार ये होगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसी टाइम पूछ सकते हैं। माइक में ऑफ रखूंगा, बट आपके पास जो है आपका टेक्स्ट करने का ऑप्शन होगा, चैट करने का ऑप्शन होगा, वहां पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी आपने बोल के ही पूछना है तो आप फिर अपना हैंड रेज करेंगे या हम वहां पर लिख देंगे कि यू हैव अ क्वेश्चन, तो फिर मैं आपका माइक ऑन करूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप लास्ट में पूछना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है हमारे इस कोर्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज हमारा जो कोर्स होगा वो बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इस आज के लेक्चर में ये आपका डिफरेंस भी मैं क्लियर कर दूंगा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम जस्ट स्टडी करते हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कॉजेज हैं, ट्रीटमेंट है, इसमें हम अप्लाई करते हैं। इतना सा डिफरेंस है अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये साथ साथ ही चलती हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन होगा आज का हमारा टॉपिक, लेक्चर 1 है और मेरा नाम लतीफ़ रहमानी, मैंने आपको बता दिया। हम इससे पहले कि आगे इसको लेके चले लेक्चर को या कोर्स को, तो आपको मेरे बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है या आपको समझाया कौन रहा है, वो खुद भी एलिजिबल है या नहीं है, या करवा सकता है या नहीं। तो ये आपको कहीं पर भी कोई भी आप चीज़ करें, सीखें या पूछें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला कौन है या वो एलिजिबल है भी या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ये मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, इवन आपने मेडिसिन भी लेनी है तो मेडिसिन देने वाले का भी आपको पता होना चाहिए कि वो एलिजिबल है भी या नहीं। तो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो।
अब चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक लेक्चरर हूँ, पीपीएससी के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई है। तो अगर मैं बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये बंदा खुद क्वालिफाइड है और एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमफिल साइकोलॉजी, एमफिल मेरी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ पीएमडीसीपी भी मेरी क्वालिफिकेशन है। और लेक्चर साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया। पीपीएससी टेस्ट क्वालिफाइड, इंटरव्यू क्वालिफाइड। ऑब्वियस है कि टेस्ट अगर मैं लेक्चरर हूँ तो दोनों चीज़ें क्वालिफाइड हैं। इसके साथ साथ पीपीएससी की प्रिपरेशन भी मैं करवाता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। हम इसमें इस कोर्स के अंदर टॉपिक कौन से कवर करेंगे? ये वाले हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके साथ साथ जो नीचे डिसऑर्डर्स की लिस्ट है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स और सोमैटिक सिम्टम एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये बहुत मेजर डिसऑर्डर्स हैं। यानी कि ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो आपको मोस्ट कॉमन आपको नज़र आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या ओवरऑल दुनिया में। ये मोस्ट कॉमन इन्हीं डिसऑर्डर्स में से आपको ज़्यादातर डिसऑर्डर्स मिलते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस इनको डिटेल में डिस्कस करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर टाइम बचता है और हमारे पास टाइम होता है तो हम इस इनके ट्रीटमेंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करें कि हर डिसऑर्डर को किस तरह से आप ट्रीट करते हो। अभी तो हम जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि बेसिकली डिसऑर्डर है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साथ साथ उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, यानी कि किन किन ऑप्शंस के साथ हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होता है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है और उस वो भी एक टाइम टेकिंग आप कह सकते हो कि प्रोसेस है। उसको समझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो हम उसको शॉर्टली देखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। आपको इस कोर्स से मिलेगा क्या? सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट्स और डीप अंडरस्टैंडिंग को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ और मैं खुद भी चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स के साथ और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप भी कहीं से भी पढ़ें, खुद से पढ़ें या किसी और से पढ़ें, आपको इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली। एक्चुअल डेप्थ का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल बात कही क्या जा रही है वो समझना है आपने। आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑडियो लेक्चर्स मतलब ये जो लेक्चर अभी हो रहा है ये मैं साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें ग्रुप में ऐड हुए हैं, उन्होंने पहले भी मेरे से पढ़ा हुआ है तो उनको मेरे फॉर्मेट का पता है। वो सम टाइम इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते कि उनको पता है कि बाद में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो वो अगर बिजी हैं तो वो फिर इजी हो जाते हैं कि बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो वो बाद में सुन लेते हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी जो लेक्चर हो रहा है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। वीडियो लेक्चर ये भी इसी में इंक्लूड होगा। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमें ऑडियो प्रोवाइड की जाए, तो ऑडियो का ऑप्शन भी होता है लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट डिमांड करते हैं। चूंकि इसमें वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये बेनिफिट होगा कि आप साथ साथ स्लाइड्स को भी देख रहे हैं। अब ये जो लेक्चर होगा ना, ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं ये स्लाइड्स भी आपको जैसे ही लेक्चर एंड होगा ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे लगता है कि ये भी आपको शेयर करना चाहिए तो वो भी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और हमारा वीकली टेस्ट हुआ करेगा। आपका जो जितना भी वीक में हम सिलेबस पढ़ेंगे उसका वीकेंड पे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, तो हम सैटरडे को या संडे को एक टेस्ट रख लिया करेंगे जिसमें हम इवेलुएट किया करेंगे आपका जो पूरे वीक का सिलेबस। इसके साथ साथ डिस्कशंस हम लेक्चर्स के दौरान भी करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और सेपरेट डिस्कशंस भी अरेंज कर लेंगे। और बुक्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन सी बुक्स हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सोर्सेज ऑफ लेक्चर्स, ये जो लेक्चर्स का सोर्स होगा ये वाली चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो सोर्स है वो है DSM-5, DSM-5 TR। अब इससे ऑथेंटिक सोर्स तो कोई भी नहीं हो सकता और मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो भी डिसऑर्डर पढ़ाऊँ उसके जितने भी क्राइटेरिया है या जो भी सिम्टम वगैरह हैं वो आपको DSM-5 से ही मिले। इसके साथ साथ जो बुक होगी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की वो मैं यहाँ पर लिख दिया है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय बुचर, जिल में होली और सुसन मनिका। और दूसरी बुक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय एलेक्सिस। ये दो बुक्स होंगी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जिनको
हम इस पूरे कोर्स में साथ लेके चलेंगे, और साथ साथ इंटरनेट से भी मैं हेल्प लेता रहता हूँ, जैसे गूगल और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कोई आर्टिकल भी पढ़ना पड़ता है, और समटाइम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से देखना पड़ता है, तो इसलिए इंटरनेट भी इसका सोर्स होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हो प्रायोरिटी जो होगी, ये तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या जो लेक्चर डिलीवर करूंगा, आप बेफिक्र होके उनको ऑथेंटिक समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई एआई से नहीं लूंगा डेटा, और कोई ये नहीं है कि आंखें बंद करके विकीपीडिया से उठा लिया और वही आपको पढ़ा दिया। मेरी कोशिश यही होगी कि जितना भी डेटा आपको प्रोवाइड करूं, जितनी भी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करूं, वो ऑथेंटिक हो और ऑथेंटिक सोर्स से लिया जाए। चलें जी, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारा कोर्स से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। साइकोलॉजी स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को, सॉरी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को। अब बिहेवियर बीइंग अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी, और बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली पर्सनैलिटी को शो करता है। तो इसका मतलब ये होगा, दस द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कंप्रीहेंड्स बोथ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। जब आप साइकोलॉजी को स्टडी करते हो तो आप पर्सनैलिटी और बिहेवियर दोनों को देख रहे होते हो, अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो कि हमारा बेसिकली कोर्स है, वो क्या है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी प्राइमरली फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एंड अटिपिकल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर अटिपिकल बिहेवियर, इसका दोनों का मतलब सेम ही होता है कि ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, बहुत दफ़ा आपको एबनॉर्मल लिखा मिलता है, बहुत दफ़ा आपको अटिपिकल बिहेवियर लिखा मिलता है। तो दोनों का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल ना हो। अच्छा, टिपिकल बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम फोकस करते हैं या स्टडी करते हैं किसको? एबनॉर्मल बिहेवियर को, एबनॉर्मल थॉट्स को, एबनॉर्मल इमोशंस को। इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस, देयर कॉजेज, देयर सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करती है? मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेगी, ठीक है, एक्सप्लेन करेगी, एंड डिफरेंट जो एबनॉर्मल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन करेगी। फिर उनके जो कॉजेज हैं उसको एक्सप्लेन करेगी। इसके साथ साथ सिम्टम्स को डिस्कस करेगी, और साथ साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेगी कि बेसिकली डिसऑर्डर्स है क्या, कौन कौन से हैं, उनके कॉजेज क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दिए जाएंगे कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। ये था बेसिकली हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कि यहाँ पर डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाता है, उनके मतलब ओवरऑल उसके कॉजेज, सिम्टम और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या होता है? Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities. Mental health यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन कौन सा होगा, ये उसकी बात हो रही है कि ऐसा पर्सन जिसको अपनी एबिलिटी का एहसास है, अपनी खूबियों और खामियों का एहसास है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो डेली लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं या डेली लाइफ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या उसके सामने टास्क आते हैं, उनको इजीली अगर सॉल्व कर लेता है, प्रॉब्लम्स को डील कर लेता है। इसके साथ साथ एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और अगर वो इस काबिल है या इस इतनी वो समझ रखता है, सेंस रखता है कि वो अपने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करता है या कर सकता है, तो दैट इज द साइन ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ऐसा शख्स जो ये रियलाइज करता है कि वो उसकी खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या हैं, वो डेली लाइफ के जो टास्क हैं वो उनको इजीली फुलफिल करता है। इसके साथ साथ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको इजीली डील कर लेता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिवली, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली हेल्दी है। अगर ऐसा बंदा, कोई भी पर्सन है, वो अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या होती है मेंटल हेल्थ? अच्छा, अब हम मेंटल हेल्थ के साथ ही आगे एक और चीज को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है डिसऑर्डर से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 2021 की। उसमें वो क्या बताते हैं? 1 in 7 पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद द मेंटल डिसऑर्डर। दुनिया के अंदर हर 7 में से एक बंदे को कोई ना कोई डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, मेंटल इशू है उसको। ये बहुत बड़ी तादाद है अगर देखा जाए तो। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें 7 अरब है
पूरी दुनिया की आबादी, तो इसका मतलब है 1 अरब आबादी ऐसी है जिसको कोई ना कोई मेंटल इशू है, कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है, यानी कि 7 में से अगर एक हम कंसीडर करें तो। येट मोस्ट डू नॉट रिसीव इफेक्टिव केयर, उनमें से कहते हैं मोस्टली ऐसे हैं जो इफेक्टिव केयर ही रिसीव नहीं करते, यानी कि ट्रीटमेंट ही रिसीव नहीं कर पाते। या तो लैक ऑफ नॉलेज होता है, या तो लैक ऑफ मनी होती है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, या जिसको हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा होता है कि यार मैं अगर चला गया साइकोलॉजिस्ट के पास तो लोग मुझे पागल कहेंगे। मुख्तलिफ रीजंस हैं। मेंटल डिसऑर्डर कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग। अब मेंटल डिसऑर्डर क्या करता है, प्रॉब्लम क्या करती है, आप सही से सोच नहीं पाते, यानी कि वो बंदा जो मेंटली इल होता है सही से सोच नहीं सकेगा, इमोशंस को सही से एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा, उसके बिहेवियर नॉर्मल नहीं होंगे, लीडिंग टू डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड डेली फंक्शनिंग। उसकी डेली फंक्शनिंग भी मुतासर होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है या सॉरी साइन है डिसऑर्डर का, कि उसकी डेली फंक्शनिंग जो है वो इम्पैक्ट होती है, वो इफेक्ट होती है डिसऑर्डर से। यानी कि वो डेली लाइफ जो है या डेली रूटीन है वो उसको कैरी नहीं कर पाता, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है डिसऑर्डर के अंदर। अब डिफरेंट डिसऑर्डर जो हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है 359 मिलियन, इंक्लूडिंग 72 मिलियन यूथ, यानी कि 72 मिलियन जो है यूथ को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है इस वक्त। मतलब 2021 की रिपोर्ट है ये। इस वक्त तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, जिस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। अब वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एक्सेसिव फियर, वरी होती है। इसके साथ डिप्रेशन की बात करें तो 280 मिलियन लोग हैं। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, तो आप समझ लें 280 मिलियन की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन 280 मिलियन लोगों को, उसमें से 23 मिलियन कहते हैं बच्चे और अडोलेसेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर 37 मिलियन लोगों का है, उनमें से 3.8 मिलियन जो है वो अडोलेसेंट्स हैं, यानी कि हमारी जो यूथ है। पीटीएसडी डेवलप आफ्टर, ये बेसिकली स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ये भी बहुत बड़ी तादाद में है लोगों को। स्किज़ोफ्रेनिया 23 मिलियन लोग, ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि 345 में से एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है। अब इसकी एक और इंटरेस्टिंग इसका जो फैक्ट है वो ये है कि अगर किसी बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 9 ईयर शॉर्टर है, यानी कि 9 साल उसकी ज़िंदगी के कम हो जाते हैं अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ये देखा गया है। ईटिंग डिसऑर्डर 16 मिलियन लोगों का है, इसमें से 3.4 मिलियन यूथ है जो ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर 41 मिलियन लोगों को है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में पाई जाती। तो ये बेसिकली WHO की रिपोर्ट है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को लेकर। अच्छा, अब ये रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस वजह से ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें। और जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप अंडरस्टैंड कर सकें कि उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, कॉज क्या हो सकता है इस डिसऑर्डर का। तो जब आपको कॉज पता चल जाएगा ना, याद रखिएगा डिसऑर्डर के अंदर या मेंटल हेल्थ के अंदर या क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज। अगर आप कॉज तक पहुंच गए तो आपको उसको ट्रीट करना भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहला वो कहते हैं रिस्क फैक्टर कौन कौन से, पॉवर्टी, गुर्बत, वायलेंस, इनइक्वालिटी, डिसेबिलिटी, जेनेटिक्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती हैं बंदे को। गुर्बत है, वायलेंस है, इन वायलेंस अब मुआशरे में हो सकता है या घर में हो सकता है, या वायलेंस वाले एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे अगर वायलेंस वाली चीजें देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो वो भी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ इनइक्वालिटी, बराबरी ना होना। बराबरी का मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होना, एक बंदा आगे निकली जा रहा है, दूसरे बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो ये भी है। घर के अंदर भी हो सकती है ये चीज, ये मुआशरे के अंदर भी, ये इन्वायरमेंट के अंदर भी। डिसेबिलिटी का होना ये भी डिसऑर्डर को कॉज करता है। जेनेटिक्स की तरफ से, जेनेटिक्स का मतलब है पेरेंट से कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी बच्चों में मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इंक्रीज। अब ये देखो ना, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट ये कितना बड़ा एक फैक्टर है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते ये वाला। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। ये चलो बाकी सारी चीजें तो ये है कि हर बंदे का एक इन्वायरमेंट है, हर बंदे के एक माहौल है, हर बंदे की किस्मत है जिस जो उसको इस चीज के साथ लेके आती है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना, मतलब मेरे ख्याल में अगर इसको आप परसू कर लेना, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अब लैक ऑफ सोशल सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि अगर एक बंदा मुसीबत में है ना, या एक बंदा परेशान है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती।
ना उसको घर से सपोर्ट मिल रही है, ना उसको मुआशरे से सपोर्ट मिल रही है। जब उसको घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, यानी कि उसको समझ नहीं पा रहा, कोई उसको सुन ही नहीं रहा। जब उसको कोई समझ नहीं पा रहा, उसको कोई सुन नहीं रहा, तो वो बेचारा और डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में जाता जाता फिर वो बिल्कुल ही कट जाता, फिर वो उसको खुदकुशी की तरफ चला जाता है। तो अगर हम लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इस पे फोकस कर लेना और हम सोशल सपोर्ट इंक्रीज कर दें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। देखो, अगर आप हम यूथ की बात करते हैं ना, नौजवान लड़के लड़कियां, अगर उनकी वो ना एक एज होती है, आप इसको इस तरह से समझ लो, 18 से लेकर 25 साल तक, ये एक बहुत सेंसिटिव एज होती है। इस एज के अंदर अगर हम अपनी यूथ को, अपने नौजवान लड़के लड़कियों को पकड़ के नहीं रखेंगे, तो वो भटक जाएंगे। भटक इस सेंस में जाएंगे, या तो वो गलत कामों में चले जाएंगे, या फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस होके वो मायूस हो जाएंगे, मायूस होंगे तो वो फिर जाहिर है खुदकुशी की तरफ जाएंगे। तो अगर हमने उनको पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब ये होता है कि आप अगर उनको हौसला भी दे देंगे ना, तो वो पोटेंशियल उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस उसको कोई उसको डायरेक्शन देने वाला नहीं मिल रहा। डायरेक्शन दे दिया आपने तो ऑटोमेटिकली वो, आप उसको डिसऑर्डर से निकाल रहे हो, आप उसको उस कैफियत से निकालो, उस कैफियत से निकला, थोड़ा सा धक्का लगाना है आपने और उसने अपने आप पाँव पे खुद ही खड़े हो जाना है। हमारे यहाँ पर इशू ये है कि उसको सोशल सपोर्ट मिल ही नहीं रही, ना घर से मिल रही है, ना उसको मुआशरे से मिल रही है। तो अगर इस चीज पे हम फोकस कर लेना, एज अ पेरेंट्स, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, कोई भी आपका स्टेटस है इस वक्त, या एज अ टीचर कोई भी स्टेटस है, इस चीज को आप फोकस करें, सोशल सपोर्ट को। अपने बच्चों को भी ये सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें। सोशल सपोर्ट ये है कि पेरेंट्स बच्चों को सुनना शुरू कर दें, बहन भाई बच्चों को सुनना शुरू कर दें, बहन भाई इवन पेरेंट्स को सुनना शुरू कर दें, अपने बहन भाइयों को सुनना शुरू कर दें, उनको हौसला देना शुरू कर दें, उनको कहते हैं कि जब मुश्किल में है या परेशानी में है तो उसके साथ खड़े हो जाएं, तो वो बहुत सारा जो इशू है या वो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा आपको बताया है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद है जी हेल्थ सिस्टम एंड सोशल सपोर्ट। अब वो WHO क्या कहता है, कहता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज ग्लोबली आर अंडर रिसोर्स्ड। बहुत जो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है ना, बहुत क्या कह सकते हैं, लिमिटेड हैं। हर कोई नहीं लेता, ना ही हर कोई मिलती और ना ही अवेलेबल है। ओनली 29% ऑफ पीपल विद साइकोसिस एंड 1/3 विद डिप्रेशन रिसीव फॉर्मल केयर। अब देखो, अगर 100 लोगों को साइकोसिस है ना, या डिप्रेशन है, तो वो कहते हैं सिर्फ उनमें से 29 लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बाकी यानी कि 30 लगा ले, 70 पर लोग जो हैं, 71% लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं पा रहे हैं। अब कितनी बड़ी ये रेशो है, या कितनी बड़ी तादाद है कि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इट मीन्स के इट्स गेटिंग स्वेयर एंड स्वेयर, वो स्वेयर होता जाएगा, स्वेयर होता जाएगा, तो उसका एंड क्या है वो आपको पता ही है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसके बाद पीपल ऑल्सो रिक्वायर सपोर्ट विद रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, मीनिंगफुल एक्टिविटीज। अब ये देखो, वही वाली बात आ गई कि रिक्वायर सपोर्ट विद रिलेशनशिप्स में भी उनको सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन में भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में भी चाहिए, हाउसिंग और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में भी। यानी कि ये चीजें भी उनकी लाइफ में पॉजिटिवली ऐड होनी चाहिए। ठीक है, फिर जाके इन डिसऑर्डर्स को हम कम कर पाएंगे। वो कहते हैं ये रीजंस भी हैं उसमें डिसऑर्डर्स को इंक्रीज करने में। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, एक क्वेश्चन। सर, अगर स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट भी हो रहा हो तो फिर भी लाइफ शॉर्टर वाली बात अप्लाई होगी? हो सकता ना हो, ये बहुत पॉसिबल है कि अगर आप उसको मैनेज कर लो। देखो, जितना अच्छे से आप मैनेज कर लोगे, या जितनी जल्दी आप उसको मैनेज करना शुरू कर दोगे, ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, इसका मतलब है उसको, आप उसको सवेर होने से बचा रहे हो। सवेर होने से बचाया तो इसका मतलब है कि आपने उसका टाइम बचा लिया, यानी कि वही वाली बात जो मैं कह रहा था, एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपने उसको सवेर होने ही नहीं दिया। सवेर नहीं होने दोगे तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। और जैसे हम कहते हैं ना कि कैंसर को जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं मरने से बचने के। तो ये वही वाली बात है, जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन अप्लाई कर देंगे, इंटरवेंशन देना शुरू कर देंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और चीज याद रखिएगा, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट या एज अ साइकोलॉजिस्ट, या कोई भी आप किसी भी स्टेटस पे हैं, पोजीशन पे हैं, कि साइकोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पर काम नहीं करती। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट करते हो, या कंडीशंस क्या हैं, या सर्कमस्टांसिस क्या हैं, या इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, और सारी चीज़ें मिलके काम कर रही होती हैं। हो सकता है कहीं पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, हो सकता है किसी जगह पर अच्छे रिजल्ट्स ना आए, उसकी भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं।
तो अगर आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो ऑटिज्म का बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो जल्दी आप उसको इस काबिल नहीं कर सकते कि वो जल्दी लर्निंग कर सके, सीख सके, या उस तरह से कम्युनिकेट कर सके नॉर्मल बच्चों की तरह। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप उस पर जी जान लगा दो, आप उस पर मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, दिन रात उस पर काम करो, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले लोगे और बहुत पहले ले लोगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स जो कोई पुट कर रहा है उसके ऊपर। तो आप रिसर्चेस को भी पीछे छोड़ सकते हो, जो रिसर्चेस में कहा गया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता, तो आप उनको गलत साबित कर सकते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट्स उस तरह से ना मिले आपको, कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव रिजल्ट्स के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप इंटरवेंशन सही लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट सही लेके जा रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा जी, अब आ गया हमारा व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी। ये वाला जो पार्ट होगा ना, व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी समझ आ जाएगी सारी। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी? एबनॉर्मेलिटी क्या होता है? It may come as a surprise to you that there is still no universal agreement about what is meant by abnormality or disorder. कोई भी यूनिवर्सल, वो कहते हैं, एग्रीमेंट नहीं है कि जो ये कहते हो कि ये वाला एबनॉर्मेलिटी है, ये डिसऑर्डर है, और ये नहीं है। मतलब एबनॉर्मेलिटी की कहते हैं कोई ऐसी यूनिवर्सल एग्रीमेंट वाली डेफिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट टू से वी डू नॉट हैव डेफिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन नहीं है, हमारे पास डेफिनेशन है, बट वो कहते हैं कि कोई ऐसी नहीं है कि कोई बंदा ये कहते कि बस यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है बेस्ट। However, a truly satisfactory definition will probably always remain elusive, even though there is a great deal of general agreement about। वो कहते हैं कि मतलब कोई भी डेफिनेशन जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि क्लियरली यही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट मौजूद है कि ये डिसऑर्डर है, ये नहीं है, ये नॉर्मल है, ये abnormal है। Why does the definition of a mental disorder present so many challenges? क्यों मेंटल डिसऑर्डर जो है, या मेंटल डेफिनेशन जो है मेंटल डिसऑर्डर की, वो क्यों इस तरह मुश्किल है हमारे लिए? अ मेजर प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो वन बिहेवियर दैट मेक समवन एबनॉर्मल। ये है असल रीजन कि जो बिहेवियर है ना, कोई एक, हम उस एक बिहेवियर को पैमाना नहीं बना सकते, मैयर नहीं बना सकते कि ये वाला मैयर लगाओगे तो वो एबनॉर्मल है, अगर ये वाला मैयर नहीं है तो वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। वो क्यों? वो आगे जाके हम देखते हैं। हाउ एवर देर आर सम क्लियर एलिमेंट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। कोई एक चीज नहीं है, वो कहते हैं, बट सम एलिमेंट्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो एबनॉर्मेलिटी को शो करेंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो अभी नीचे देखते हैं हम। नो सिंगल इंडिकेटर इज सफिशिएंट इन एंड ऑफ इटसेल्फ टू डिफाइन और डिटरमिन एबनॉर्मेलिटी। कोई एक इंडिकेटर या कोई एक एलिमेंट आप लेके ये नहीं कह सकते कि अगर ये एलिमेंट उसमें मौजूद है ना, तो वो एबनॉर्मल बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। Nonetheless, the more that someone has difficulties in the following areas, the more likely he or she is to have some form of mental disorder। अब ये देखो, वो कह रहा है कि ये जो नीचे वाले कुछ दिए गए ना हेडिंग्स एलिमेंट्स, वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा इन एलिमेंट्स में बंदे को प्रॉब्लम होगी ना, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिसऑर्डर हो। अब वो एग्जैक्टली नहीं कह रहा, देखो, द मोर दैट समवन हैज डिफिकल्टीज इन द फॉलोइंग एरियाज, द मोर लाइकली, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है ही और शी इज टू हैव सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कि इन एलिमेंट्स में अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं इन फैक्टर्स में, उतने ही चांसेस हैं कि उसको मेंटल इलनेस होगी। ठीक है, अभी भी एग्जैक्टली उसने नहीं डिफाइन किया कि ये एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है तो ही डिसऑर्डर है। वो कहता है पॉसिबिलिटी है। अब इन एलिमेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, वो आते हैं, अभी हम समझते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है या फैक्टर है, वो है सफरिंग। सफर करना। सफर करना किसको बोलते हैं? कि किसी चीज से मुतासर होना, या किसी चीज में आपको कह सकते हो कि किसी कंडीशन में चले जाना। जैसे हम कहते हैं कि यार अगर कोई बंदा दुख में है, तो हम कहते हैं बड़ा सफर कर रहा है, कि इस मुश्किल में फंसा हुआ है। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने सुना हो कि ना सुना, डक्की भाई का केस है, उसने बड़ा सफर किया 3 महीने। अच्छा, इफ पीपल सफर और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल पेन। अब सफर का मतलब है कि वो अगर एक्सपीरियंस कर रहा है साइकोलॉजिकल पेन, मेंटली वो डिस्टर्ब है, वो यार इंक्लाइन टू कंसीडर दिस
एज इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मेलिटी। अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है वो कहता है यार मुझे मेंटली मैं परेशान हूं, मैं प्रेशर में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, तो ये एक साइन हो सकता है एबनॉर्मेलिटी का, नॉट कंफर्म। डिप्रेस्ड पीपल क्लियरली सफर एज डू पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर। वो कहते हैं जो डिप्रेस्ड पीपल है ना वो क्लियरली सफर कर रहे होते हैं, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। एज डू पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं ना, वो फील करते हैं डिस्टर्बेंस मेंटली। अच्छा, बट यहां पर हर हेडिंग में बट आएगा। बट वट ऑफ द पेशेंट हु इज मैनिक एंड हुज मूड इज वन ऑफ द इलेशन। वो कहता है वो बंदे के बारे में आप क्या कहोगे जो मैनिक है और उसमें से एक उसका जो मूड है, इलेशन, इलेशन का मतलब कि हाई एनर्जी होना। ही और शी में नॉट बी सफरिंग, वो हो सकता है कि वो सफर ना कर रहा हो, यानी कि उसको प्रॉब्लम ना हो, डिसऑर्डर ना हो। इनफैक्ट मैनी सच पेशेंट्स डिसलाइक टेकिंग मेडिकेशन बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज देयर मैनिक हाइज। अब इलेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी फील हो करना, एनर्जी होना। उसके जो मैनिक एपिसोड या आप कह सकते हो बाइपोलर डिसऑर्डर ना, तो उसमें एक सिम्टम ये होता है कि बंदा हाई फील करता है, एनर्जी फील करता है, बहुत खुशी फील करता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, सारे काम मतलब जल्दी जल्दी में कर रहा होता है एक्टिव होके। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो एबनॉर्मेलिटी ना हो, और हो सकता है कि ऐसा बंदा मेडिसिन लेने से भी इनकार कर दे कि मैंने इस कैफियत से नहीं निकलना। ठीक है, क्योंकि उसको वो बेनिफिट मिल रहा है ना उसका। अच्छा, यू मे हैव अ टेस्ट टुमारो एंड बी सफरिंग विद वरी। ये एक और एग्जांपल है कि आपका कल पेपर है और आप क्या फील करते हो, वरी फील करते हो। बट वी वुड हार्डली लेबल यूर सफरिंग एबनॉर्मल। अब वो कहते हैं आप वरी फील करते हो, मेंटली डिस्टर्ब फील करते हो, बट हम इसको एबनॉर्मेलिटी नहीं कह सकते क्योंकि दिस एंग्जाइटी इज नॉर्मल। तो यहां पर सफरिंग का देखो मतलब ही बदल गया। हम कह रहे हैं कि सफरिंग का मतलब है कि वो किसी अगर प्रॉब्लम में है, बट यहां पर वो कहता है कि अगर आपका कल आपका पेपर है बट आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, यहां भी सफर ही कर रहे हो ना मेंटली। बट वो कहते हैं कि दिस इज नॉट एबनॉर्मेलिटी, दिस इज अ नॉर्मल कैफियत, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। तो यहां पर सफरिंग का वो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये इस तरह की इस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी। Although suffering is an element of abnormality in many cases, it is neither a sufficient condition। वो कहता है कि ये sufficient condition नहीं है। ये सफर करना यानी कि मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस फील करना, मेंटली डिस्टर्ब फील करना, ये जरूरत तो है, यानी कि ये सिम्टम चाहिए तो होता है हमें मैनी डिसऑर्डर्स के अंदर, मैनी केसेस के अंदर। बट सिर्फ यही चीज हमारे लिए काफी नहीं होती। जैसे हमने बोल दिया है कि अगर कल पेपर है तो तब भी तो आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो हम सिर्फ मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से या मेंटल सफरिंग की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल है। वो कहता है ये सिर्फ यही नहीं चाहिए होती, नॉर इवन अ नेसेसरी कंडीशन, मतलब यही नेसेसरी कंडीशन नहीं होती फॉर अस टू कंसीडर समथिंग एज एबनॉर्मल, कि बंदा एबनॉर्मल है। ये है मतलब सफरिंग का एक फैक्टर जिसको हमने देखा। अब है मैल अडेप्टिवनेस। मैल अडेप्टिवनेस का मतलब होता है कि नॉर्मल ना होना, अकॉर्डिंग टू रूटीन काम ना करना, नॉर्मल बिहेवियर शो ना करना। ठीक है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ये भी एबनॉर्मेलिटी का इंडिकेटर है। ठीक है, द पर्सन विद एनोरेक्सिया में रिस्ट्रिक्ट हिज और हर इनटेक ऑफ फूड टू द, अब ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर से हटके, कि जिसमें वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट, वो खाता ही नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, एग्जाम्पल दे रहा है वो। इनटेक ऑफ फूड टू द पॉइंट वेयर शी बिकम्स, शी और ही कोई भी है, बिकम सो वीक दैट ही और शी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वो खाता ही नहीं है डर से कि वो मोटा ना हो जाए या मोटी ना हो जाए। तो वो कहते चूंकि वो उसने खाना खाना बंद कर दिया है तो वो इतना वीक हो जाए कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, दैट इज मैलअडेप्टिव बिहेवियर। उसके बाद द पर्सन विद डिप्रेशन में विदड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मे बी अनएबल टू वर्क फॉर वीक्स और मंथ्स। डिप्रेशन वाला बंदा भी क्या करेगा, दोस्तों से कट जाएगा, काम नहीं करेगा, नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मैलअडेप्टिव बिहेवियर इंटरफेयर्स विद आवर वेल बीइंग एंड विद आवर एबिलिटी टू एंजॉय आवर वर्क एंड आवर रिलेशनशिप्स। मैलअडेप्टिव बिहेवियर क्या करता है, मतलब हमारा नॉर्मल रूटीन हम नहीं कर पाते। अच्छा, हाउ एवर, अब यहां पर देखो बट आ गया या हाउ एवर आ गया। नॉट ऑल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व मैलअडेप्टिव बिहेवियर। अगर हम इसको भी कहता, ये जो मैलअडेप्टिव बिहेवियर है अगर इसको भी हम पैमाना मान लें तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें मैलअडेप्टिव बिहेवियर होता ही नहीं है, बट वो डिसऑर्डर्स कंसीडर होते हैं। कैसे, कंसीडर द फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट किलर। अगर हम बोले कि एक बंदा फ्रॉड करने वाला है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है,
बोथ ऑफ whom हैव एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दोनों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, जो कि एक मतलब डिसऑर्डर है, माना जाता है डिसऑर्डर डीएसएम के अंदर मौजूद है। फ्रॉड करने वाला या कॉन्ट्रैक्ट किलर दोनों एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। द फर्स्ट में बी गेट लाइफ सेविंग ऑफ पीपल, यानी कि पहला जो है वो फ्रॉड करके पैसे या छीन लेता है या कोई और चीज छीन लेता है लोगों से। द सेकेंड टू टेक समवन्स लाइफ इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट, दूसरा क्या करता है, पैसों के मुकाबले में कत्ल कर देता है। अब वो कहता है इज दिस बिहेवियर मैलडेप्टिव, नॉट फॉर देम, उनके लिए ये मैलडेप्टिव नहीं है। वो जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं ये बिहेवियर उनके लिए मैलडेप्टिव नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, कहता वो बिकॉज इट इज द वे इन विच दे मेक देयर रिस्पेक्टिव लिविंग्स, वो अपना घर चला रहे हैं इस काम से, वो अपना घर चला रहे हैं इस काम से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल दूं, अगर हम मतलब इलीगली देखें तो अंडरवर्ल्ड के अंदर या जराइम की दुनिया में आपको कॉन्ट्रैक्ट किलर भी मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अब हमारे मुआशरे के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जी टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ही होता है। अब वो अपने घर, वो जब अपना टारगेट पूरा करके घर जाता है ना, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो जाके बल्कि जाते हुए अपने बच्चों के लिए हो सकता है फ्रूट और मिठाइयां भी लेके जाता हो। क्यों? क्योंकि उसने तो एक असाइनमेंट पूरी की, उसको उसका मुआवजा मिला है। वो कहते हैं वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर उसके अपने लिए नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमा रहा है ना। अब सिंपल से अगर हम बात करें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, एक अगर हम स्नाइपर जो है, अगर हमारे डिफरेंट फोर्सेस के अंदर मौजूद होते हैं, हर मतलब कंट्री के अंदर स्नाइपर मौजूद होते हैं जो लीगल होते हैं, जैसे हमारी पुलिस के अंदर भी हैं, फौज के अंदर भी हैं, जो हमारी एजेंसियां उसके अंदर भी है। अब अगर उसको हम हायर करते हैं या उसको कोई टास्क मिलता है अपनी एजेंसी की तरफ से, अपनी अथॉरिटीज की तरफ से, कि ये बंदा जो है ना मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है, इसको जरा ना ऊपर पहुंचा दो, तो वो देखो उसके लिए तो वो कोई मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं है। बट जान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होंगे जिसमें मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं होगा उस बंदे के लिए। वो कंसीडर दैम एबनॉर्मल, हम तो उसको कंसीडर करेंगे कि अब है। हाउ एवर बिकॉज देयर बिहेवियर इज मैल अडेप्टिव फॉर एंड टूवर्ड सोसाइटी, चूंकि सोसाइटी के लिए वो सही नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए वो बिहेवियर सही नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे मैलिडेप्टिव। उसके अपने लिए वो नहीं होगा, हम तो उसको जाहिर है करेंगे क्योंकि वो सोशल नॉर्म से हट के काम कर रहा है या वो एंटी सोशल है, तो वो हमारे लिए तो बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, बट उसके अपने लिए वो मैलिडेप्टिव नहीं है। तो वो कहता है इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो इस एक को भी हम वो नहीं मान सकते पैमाना। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेविएंसी, डेविएट करना, हट जाना, किसी पैमाने से हट जाना, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेविएंसी। अब वो कहते हैं द वर्ड एबनॉर्मल लिटरली मीनिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल से परे होना या नॉर्मल से हटके होना। बट सिंपली कंसीडरिंग स्टेटिस्टिकली रेयर बिहेवियर टू बी एबनॉर्मल डज नॉट प्रोवाइड अस विद द। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, हम इसको ना एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं एक स्केल की, कि एक स्केल है नॉर्मेलिटी चेक करने वाला, अगर किसी का 50 स्कोर आता है तो वो नॉर्मल है, अगर 50 से कम आता है या ज्यादा आता है तो वो एबनॉर्मल है। अब वो कहता है कि अगर आप 50 से कम या ज्यादा वाला कोई स्कोर ले आते हो ना, तो इसका मतलब भी नहीं है कि वो अब नॉर्मल है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि पैमाने से कोई हटके स्कोर आ गया जो कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब भी हम नहीं ले सकते अब नॉर्मेलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा पैदा ही जीनियस होता है, जीनियस बच्चे का आपने आईक्यू देखा होगा, नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं फिर ये अब नॉर्मेलिटी तो नहीं, ये तो हमारी जरूरत है, ये तो एक अच्छी बात है कि बच्चा जीनियस है, बहुत ज्यादा जहीन है। तो कहता है बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप पैमाने से हटके आपको मिलेगा स्कोर, बट वो अब नॉर्मल नहीं होगा। बहुत दफा ऐसा होगा कि नॉर्मल पैमाने के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं मिलता बट वो नॉर्मल होता है। दोनों कंट्राडिक्शन पाई जाती हैं इसमें ना, कि जब आपको पैमाने के अकॉर्डिंग नॉर्मल चाहिए तो वो नॉर्मल नहीं है बट बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। तो ये इस तरह से होता है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। However, we do not consider people with such uncommon talents to be abnormal, क्योंकि जीनियस को हम abnormal तो नहीं कह सकते ना। अब वो कहते हैं द कॉमन कोल्ड, जैसे हम अगर कॉमन की बात करें, कॉमन कोल्ड इज सर्टनली वेरी कॉमन बट इट इज रिगार्डेड एज एन इलनेस नॉनथलेस। अब वो जो जिसको कहते हैं सर्दी लग जाना या जिसको कोल्ड कह रहे हैं,
वो कहते हैं वो कॉमन है, बट उसको इलनेस तस्वर किया जाता है, बहुत सारे लोगों को सर्दी में होता है, बट वो इलनेस है, उसको इलनेस ही कहेंगे, बीमारी ही कहेंगे। On the other hand, intellectual disability, which is statistically rare and represent a deviation from normal, is considered to reflect abnormality. अब वो कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये एक abnormality कहलाती है, किसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो बिहेवियर डिस्टर्ब होते हैं बंदे के। This tells us that in defining abnormality, we make value judgments. If something is statistically rare and undesirable, वो कहता है कि अगर statistically देखे जाएंगे ना, देखने जाएंगे, तो एक ऐसा आपकी चीज आती पास आती है statistically कि वो statistically तो rare है बट अनडिजायरेबल है, यानी कि एज इज सिवियरली डिमिनिश्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर वो रेयर है बट इंटेलेक्चुअली सही भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो एबनॉर्मेलिटी है। वी आर मोर लाइकली टू कंसीडर इट एबनॉर्मल बिहेवियर, हम इसको एबनॉर्मल बिहेवियर कंसीडर करेंगे देन किसके मुकाबले में, समथिंग दैट इज स्टैटिस्टिकली रेयर एंड हाईली डिजायरेबल। अगर उसके मुकाबले में अगर एक बंदा जीनियस वाला कोई स्केल लेके आता है और कोई जीनियस निकलता है, तो उसको एबनॉर्मेलिटी नहीं तस्वर करेंगे, हम उसको एबनॉर्मेलिटी तस्वर करेंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रॉब्लम कर रही है, उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो एबनॉर्मेलिटी होगी। और समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल बट स्टेटिस्टिकली कॉमन, एक चीज अनडिजायरेबल है बट स्टेटिस्टिकली कॉमन है, तो उसको भी बेसिकली हम उस तरह से नहीं देखेंगे जैसे इसको देखेंगे। तो ये चीज है कि समटाइम ऐसा होता है स्कोर नॉर्मल आ रहा है बट वो चीज डिजायरेबल नहीं है, बट स्कोर नॉर्मल नहीं है बट वो चीज डिजायरेबल है, जैसे हम जीनियस बच्चे की बात की है। तो ये अकेला भी पैमाना सही नहीं है। जब आप स्टैटिस्टिकली डेविएंस की बात करते हैं तब भी आपको ये देखना पड़ता है कि वो बिहेवियर डिजायरेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसी तरह से हर एक फैक्टर के अंदर आपने इस चीज को फोकस रखना है, इस चीज पे आपने फोकस करना है कि सफरिंग है पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेविएंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल है। फिर ही आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, फिर ही आप एक अच्छी असेसमेंट और अच्छा डायग्नोसिस बना पाते हो, अगर इन चीजों में आपको फर्क करना आता है। अब अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर जी ये तो नॉर्मल स्कोर से बहुत ज्यादा हटके इसका स्कोर है, जैसे हमने जीनियस बच्चे की बात की है, तो उसको चूंकि पता ना हो इस चीज का फर्क का, तो वो तो समझ लेगा कि अब नॉर्मल स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो वो कह देगा जी अब नॉर्मल है। बट हमें पता है कि जीनियस बच्चा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा जहानत जो है एक्सेप्टेबल है, ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम फिर उसको अब नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो क्लियर होने वाली होती हैं। उसके बाद है जी वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, के स्टैंडर्ड्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो भी वो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि कुछ ऐसी वायलेशंस होंगी जो एक्सेप्टेबल है, कुछ ऐसी वायलेशंस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा था कॉन्ट्रैक्ट किलर, अब वो ऐसी वायलेशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको एबनॉर्मल ही कहेंगे। बट एक बंदा ऐसा क्या करता है, सिग्नल तोड़ता है ट्रैफिक का, वो मतलब ऐसी वो है तो वायलेशन बट एक्सेप्टेबल है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, किसी को एबनॉर्मल नहीं ठहराएंगे। क्लियर हो रही है ना बात मेरी, बताइएगा मुझे, मेरी बात क्लियर हो रही है ना, कि वायलेशन पे भी डिपेंड करेगा कि वायलेशन किस टाइप की है, किस लेवल की है, किस इंटेंसिटी की है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ है। फिर हम डिसाइड करेंगे, अपनी कॉमन सेंस को भी यूज करेंगे, अपनी लॉजिक को भी यूज करेंगे, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको भी यूज करेंगे, हमारा नॉलेज है उसको भी यूज करेंगे, उसकी बेस पे वी विल मेक अ डायग्नोसिस। ऑल कल्चर्स हैव रूल्स, सम ऑफ दीज फॉर्मलाइज्ड एज लॉज, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो लॉज बने होंगे सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, और कुछ अदर्स फॉर्म द नॉर्म्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स दैट वी आर टॉट टू फॉलो, यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर है बड़ों का अदब करना, छोटों से अच्छे से बात करना, ठीक है, और सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, जूनियर्स को साथ लेके चलना, ये इस तरह के हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। ऑल दो मैनी सोशल रूल्स आर आर्बिट्रेरी टू सम एक्सटेंट व्हेन पीपल, अच्छा यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी के रूल्स बने होते हैं, बट कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी ने ऐसे बनाए होते हैं, हमने ऐसे बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम शादियों पे करते हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, बहुत सारी रस्में वो नहीं होनी चाहिए, नहीं भी होंगी तो उसमें कोई मसला नहीं है, यानी कि उनकी बेस पे हम अब नॉर्मल या अब नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट कुछ जैसे यहाँ पर एक कहते हैं कि एक
पेंसिल्वेनिया के अंदर एक ऐसी सोसाइटी है या ऐसे लोग रहते हैं जिसको एमिश ऑफ पेंसिल्वेनिया कहते हैं। वो कहते हैं आज भी पुरानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि ना तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ना वो गाड़ी चलाते हैं, ना अभी मॉडर्न कोई टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर फार्मिंग। वो पुरानी ही चीजें यूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर उनमें से कोई गाड़ी चला लेगा या ट्रैक्टर चलाएगा ना, तो वो उसको एबनॉर्मल डिक्लेयर कर देंगे। तो वो कहते हैं कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है कि नॉर्मेलिटी क्या है, एबनॉर्मेलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर शराब पीना गलत है, बाई लॉ भी और एथिकली भी। बट अमेरिका के अंदर आप जाएंगे तो वो डेली बेसिस पे पी रहे होते हैं, उनके हर खाने में शामिल होती है। तो ये सोसाइटी भी वेरी करता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है जब भी आपने किसी के लिए अपने पेशेंट को डील करना है, ट्रीट करना है, तो मस्ट फोकस ऑन हीज और हर कल्चर। उसका कल्चर क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसको लाजमी फोकस में रखना है आपने। उसी बेस पे फिर आगे लेके चलना है आपने। उसका रिलीजन, इवन उसके रिलीजन को भी आपने देखना है। अब ये देखो, वो कहता है इन कंट्रास्ट मोस्ट, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एबनॉर्मल बिहेवियर होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी वायलेशन जो एक्सेप्टेबल होती हैं बट एबनॉर्मल नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ अस हैव पार्क्ड इलीगली एट सम टाइम, हमने कभी ना कभी गाड़ी इलीगली पार्क कर देते हैं। दिस फेलियर टू फॉलो द रूल्स इज सो स्टैटिस्टिकली कॉमन दैट वी टेंड नॉट टू थिंक ऑफ इट एज एबनॉर्मल। वो कहते हैं ये जो फेलियर है ना, रूल्स को फॉलो ना कर पाना, ये बहुत कॉमन है। अब कॉमन और अनकॉमन का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक चीज अगर वो कहते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक सोसाइटी है पेंसिल्वेनिया के अंदर ऐसी है, जो क्या करते हैं, वो लोग हैं कुछ रहते हैं कबीला, जो आज भी पुरानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि गाड़ी नहीं चलाते। वो कहते हैं कि अगर, चूंकि वो बहुत सारे लोग या वो सारी की सारी सोसाइटी गाड़ी नहीं चलाती, हम फिर उसको एबनॉर्मेलिटी डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज जो बहुत कॉमन हो, वो एबनॉर्मेलिटी डिक्लेयर नहीं होती। वायलेशन तो हो सकती है, जैसे मैंने बोला सिग्नल तोड़ना, गाड़ी गलत पार्क कर देना, वायलेशन तो है, बट एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी ये। तो बहुत दफा ऐसा होता है कॉमन चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। और बहुत दफा ऐसा होता है रेयर चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, रेयर चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी नहीं भी होती। तो ये बहुत डीपली जाके देखना पड़ता है चीजों को कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी होगी और कौन सी नहीं। अब कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी टेकिंग टाइम, आप डायरेक्टली कहते हो कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मदर ड्रॉन्स हर चिल्ड्रन, देयर इज इंस्टेंट रिकग्निशन दैट दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर कोई औरत अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है या मार देती है, तो हमें वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या सुनने की जरूरत या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हम उसको कहते हैं कि ये एबनॉर्मल एक्ट है, एबनॉर्मल एक्ट है। अब हम उसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि वो मेंटली वाकई ही एबनॉर्मल है, किसी डिसऑर्डर में है या नहीं है। एक्ट वो एबनॉर्मल था, जैसे वो दो लड़कियों को मारने वाला एक्ट था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी एबनॉर्मल है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये नॉर्मल है, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे यार ये सही नहीं हुआ। तो ये चीज है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस या कैफियत होंगे जिसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, फौरन से एबनॉर्मल कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर है सोशल डिस्कम्फर्ट। ऐसे बिहेवियर जिसमें सोशल डिस्कम्फर्ट फील हो आपको या दूसरों को, या आपको लगे कि दूसरों को डिस्कम्फर्ट फील होगा, वो भी उसमें आ जाता है समटाइम एबनॉर्मेलिटी में। और समटाइम ऐसा होता है कि वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। हाउ डू यू फील, ये इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन एन ऑलमोस्ट एम्प्टी मूवी थिएटर। आप एक मूवी थिएटर के अंदर बैठे हो, सारा हॉल खाली है, आप अकेले बैठे हो या दो चार लोग बैठे हैं, देर आर रोज, मतलब बहुत सारी रोज खाली हैं। तो फिर क्या होता है, एक अचानक एक बंदा आके आपके पास आपकी साथ वाली सीट में बैठता है, तो आप फौरन से आप एक दफा झिझक जाते हो, आप फौरन से एक दफा ना अलर्ट हो जाते हो कि हैं ये क्या, आपको वो नॉर्मल नहीं लगता, आप अच्छा फील नहीं करते। इन अ सिमिलर वेन, हाउ डू यू फील व्हेन समवन यू मेट ओनली 4 मिनट्स अगो। मतलब आपके पास अभी फौरन आके बैठे ये बंदा, तो वो खुदकुशी की बातें करना शुरू कर दे कि मैंने खुदकुशी करनी है, या मैं खुदकुशी कर लूंगा, या मैं खुदकुशी करके मैंने कोशिश की है। तो आप कहते हो यार ये नॉर्मल चीज नहीं लग रही, ये बंदा नॉर्मल नहीं लग रहा, मुझे हिला हुआ लग रहा है। अनलेस यू आर अ थेरेपिस्ट वर्किंग, मतलब वो कहते हैं यहां पर सोशल डिस्कम्फर्ट की बात होती है कि जब आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त भी बेल बजती है कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो वो चीज भी एक
बता रही होती है नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी को। जैसे अगर इस तरह के आपके पास आए कोई, तो आपको जानता भी नहीं है ना, आप उसको जानते हो, आके कहे यार मैं ना मरना है या मैं खुदकुशी का सोच रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया दो, आप फौरन से किसी को इतला देते हो, पुलिस को या किसी को, कि यार ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो दैट इज एबनॉर्मेलिटी, जो आप डिस्कम्फर्ट से फील करते हो। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इरेशनैलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इरेशनैलिटी और अनप्रिडिक्टेबल, इरेशनल होना और अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा बिहेवियर जो अचानक हो। एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड, वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टन वेज, हमें पता है कि लोगों को इस तरह से एक्ट करना चाहिए। ऑल्दो अ लिटिल अनकन्वेंशनैलिटी मे एड सम स्पाइस टू लाइफ, देयर इज अ पॉइंट, मतलब कहते थोड़ी बहुत तो अनकन्वेंशनैलिटी चल जाती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बंदा कहता नहीं यार दिस इज नॉट नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के अंदर अचानक एक स्टूडेंट उठ के चिल्लाना शुरू कर देता है, तो आप क्या कहोगे, नॉर्मल या नॉर्मल? आप फौरन कहोगे यार ये चीज सही नहीं लग रही मुझे, ये नॉर्मल नहीं है, फौरन से आप कहते हो नॉर्मल है। इसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल था और इरेशनल था, उस वक्त चिल्लाने की कोई लॉजिक नहीं बनती, तुक नहीं बनती। क्लास के अंदर एक बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, एक बच्चा अचानक रोना शुरू कर देता है, एक बच्चा अचानक हंसना शुरू कर देता है। Perhaps the most important factor, however, is our evaluation of whether the person can control his or her behavior. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आप नॉर्मल या नॉर्मल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एक बंदा अपनी कंडीशन को काबू कर सकता है, अपनी हालत को, अपने बिहेवियर को काबू कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कंडीशन को, कैफियत को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको फिर हम अब नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, इफ द पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देयर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल इट्स इनवॉलेंट्री, एक्सट्रीम और आउट ऑफ करेक्टर बिहेवियर, वी आर मोर लाइकली टू सी इट एज एबनॉर्मल। अगर उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप एबनॉर्मल उसको समझोगे, अगर कंट्रोल है तो यू कैन से कि यार हाँ ये नॉर्मल है। समटाइम ऐसा होगा ना कि एक बच्चा शरारतन क्या करता है, एक बच्चा शरारतन चिल्ला रहा है, शरारतन हंस रहा है, शरारतन रो रहा है क्लास के अंदर, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि इसने कॉन्शियसली किया या अनकॉन्शियसली किया, वॉलंटरली किया या इनवॉलंटरली किया है। तो फिर आप उसको उस बेस पे जज करते हो, उस बेस पे आप उसको असेस करते हो। ओके जी, लास्ट हमारे पास हेडिंग है, वो है डेंजरसनेस। कोई बिहेवियर कितना डेंजरस है अपने लिए और दूसरों के लिए, इस बेस पे भी आप समझ रहे होते हो नॉर्मेलिटी को और अबनॉर्मेलिटी को। कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे जो वाकई दूसरों के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है, जैसे एंटी सोशल बिहेवियर है, तो वो तो अबनॉर्मेलिटी हम कहेंगे। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों को खतरा तो होता है बट वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बॉक्सिंग करता है, अब वो दूसरे के लिए डेंजरस है। एक बंदा क्या करता है, उसके अपने लिए भी डेंजरस है, दूसरे के लिए भी। एक बंदा क्या करता है, पहाड़ों से छलांग लगाता है पैराशूट पहन के, वो उसके अपने लिए भी डेंजरस है, दूसरों के लिए भी डेंजरस है, बट वो नॉर्मल है। एक बंदा कार रेसिंग रेसिंग कार में रेसिंग कार चलाता है, ठीक है, कार रेसिंग करता है एक बंदा, तो वो कितना खतरनाक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, बट वो मतलब डेंजरस तो है, बट वो एबनॉर्मल तस्वर नहीं होगा। ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल ना हो दूसरों के लिए या उसके अपने के लिए, क्या हो, खतरनाक हो, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। आवर फाइनल पॉइंट इज रिपीटिंग डिसीजंस अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर। आप एबनॉर्मल बिहेवियर का जो डिसीजन लेते हो ऑलवेज इन्वॉल्व सोशल जजमेंट एंड आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। सोशल जजमेंट की बेस पे, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस की बेस पे आपने ये डिसीजन लेना होता है, और कुछ आपके पास जो टूल्स होते हैं उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स पीपल डू नॉट बिलीव दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू मर्डर अ वुमेन हु हैज प्री मैरिटल। अमेरिका के अंदर अगर किसी औरत का, लड़की का किसी के साथ अफेयर है, तो वहां पर ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि उनका कल्चर है, वहां पर कोई इसको बुरा नहीं कहता। बट यहाँ पर हमारे कबायली इलाका जात में क्या होता है, कारोकारी, ये देखो कारोकारी क्या है कि उसको क्या कर दिया जाता है, अ, मतलब उसको कत्ल कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और इस चीज को यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक किया उन्होंने। उन कबायली इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग उसको सही मानते हैं। तो कल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी को तय करने में। तो डिसाइड करना पड़ता है, बहुत डीपली जाके समझना पड़ता है। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि चूंकि टाइम बदल रहा है,
मतलब ज़माना बदल रहा है, इसके साथ साथ सोसाइटीज़ और कबाइल और मतलब चीज़ें, रस्मो रिवाज, जो नॉर्म्स हैं, सोशल रूल्स हैं, वो बदल रहे हैं। तो ये चीज़ भी फिर क्या करती है, अब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो चीज़ अब नॉर्मल तस्वर होती थी, आज वो अब नॉर्मल तस्वर नहीं होती। और 20-30 साल पहले जो नॉर्मल चीज़ समझी जाती थी, आज वो हो सकता है अब नॉर्मल समझी जाती हो। तो ये चीज़ को भी समझना पड़ता है, कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर ही आप जाके सही असेसमेंट या डायग्नोसिस कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और क्या बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है, अब नॉर्मल कौन सा होता है, उसको भी हमने बड़े डिटेल में देखा। अगर आप ये 5-6 जो हेडिंग्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हैं, अगर इनको अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में आपका जो नॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।